हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने बीकॉम थर्ड ईयर के सभी विषयों का एक एक वीडियो जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन बनाना शुरू किया है, जिसमें हमने पहला पेपर जो है ऑडिटिंग का लिया था और इसके पहले ऑडिटिंग का वीडियो बनाया था। उसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन हमने बनाया था। तो आप लोग अगर वो वीडियो ना देखे हों तो प्लीज़ उसे देखिए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कारपोरेट अकाउंटिंग की। तो कारपोरेट अकाउंटिंग में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज अगर हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो हमारा पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अंशों के निर्गमन से आप क्या समझते हैं। एक कंपनी की पुस्तकों में कौन कौन से जर्नल के लेखे किए जाते हैं। तो इसके पहले हम लोग कुछ समझे, हमें जानना होगा कि शेयर होता क्या है। तो देखिए, कंपनी की जो कैपिटल है वो कई हिस्सों में विभाजित होती है, प्रत्येक हिस्सा शेयर कहलाता है। अब शेयर के अगर हम निर्गमन की बात करें तो शेयर को इशू करने के लिए कंपनी क्या करती है, सबसे पहले एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। उस प्रॉस्पेक्टस को देखकर शेयर होल्डर्स आवेदन करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं और उन आवेदनों के आधार पे कंपनी जो है शेयर का अलॉटमेंट करती है। अलॉटमेंट करने के बाद कुछ कॉल्स के थ्रू पैसा लेती है। तो ये आपका जो निर्गमन है वो 3 तरह से बच्चों किया जा सकता है। एट पार यानी सम मूल्य पर निर्गमन, यानी 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये पर ही इशू करना। एट प्रीमियम यानी कि प्रीमियम पर, यानी 10 रुपये का शेयर है तो 12 रुपये पर इशू करना, यानी कि ज़्यादा पर। जिन कंपनियों की गुडविल अच्छी होती है वो लोग ही प्रीमियम पर इशू करते हैं। एट डिस्काउंट और सम मूल्य से कम पर, यानी 10 रुपये का शेयर है तो 9 रुपये में इशू करना। वैसे अब डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो फिर भी हम लोग बात करेंगे कि डिस्काउंट, प्रीमियम और एट पार में कौन कौन सी जनरल एंट्री होती हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले अगर हम लोग जनरल एंट्री की बात करें तो कुछ बेसिक जनरल एंट्रीज हैं। उन बेसिक जनरल एंट्रीज को हम लोगों को समझना होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं, डिवेंचर को कैसे इशू किया जाता है, उसके रिडम्पशन के मेथड्स क्या हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होता है, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, इसके नेचर क्या है और उसकी विभिन्न विधियाँ क्या हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अंशों के मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, यानी वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या है, शेयर को वैल्यू क्यों किया जाता है और शेयर की वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड हैं। इन सारी बातों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के तहत एकीकरण यानी अमलगमेशन ऑफ कंपनी की बात करेंगे और साथ ही साथ हम लोग एब्जॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। इसके साथ ही हम लोग सब्सिडरीज कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी की बात भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसे सीरियसली देखें और आई एम श्योर कि आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर एग्जाम में हो जाएंगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि शेयर होता क्या है और शेयर में हम लोग किस तरह की जनरल एंट्री करते हैं। तो देखिए, कभी कभी एग्जाम में केवल आ जाता है कि आप जनरल एंट्री केवल करिए। तो जनरल एंट्री अगर हम लोग बात करें तो पहली जनरल एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की होती है, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री होती है शेयर एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह फर्स्ट एंट्री आपकी ड्यू करने की अलॉटमेंट की होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसी तरह अलॉटमेंट की मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरह बच्चों, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और पैसे रिसीव करने की बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम इसी तरह से सेकेंड कॉल, तो सेकेंड कॉल की ड्यू की एंट्री होगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और शेयर
का पैसा रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों ये आपकी जनरल एंट्री, जो बेसिक जनरल एंट्री है वो केवल उसकी एंट्री है। अब हम लोग बात करते हैं कुछ एडिशनल जनरल एंट्री। तो जो एडिशनल जनरल एंट्री है उनमें हम लोग बात करेंगे आपका प्रीमियम की जनरल एंट्री। तो प्रीमियम आपको पहले ही बताया जा चुका है, जब फेस वैल्यू से ज़्यादा पे शेयर इशू करे, यानी 100 रुपये फेस वैल्यू है और उसे 110 पे इशू किया जाए, तो प्रीमियम की बच्चों हमेशा एंट्री जो है क्रेडिट साइड में होती है। और प्रीमियम जिस एंट्री के साथ कहे, मतलब एप्लीकेशन के साथ कहेगा तो उसके साथ करेंगे, अलॉटमेंट के साथ कहेगा अलॉटमेंट में करेंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कहता है तो वहाँ पे करेंगे। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं कहता है, तो हमेशा हम लोग अलॉटमेंट के साथ करेंगे। तो अलॉटमेंट के साथ ड्यू होने पर प्रीमियम की एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू यानी 100 रुपये आ जाएगा और प्रीमियम में 10 रुपये, और दोनों मिलाकर आपका अलॉटमेंट में 110 रुपये हो जाएगा। और जब हम पैसे रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट और 110 रुपये से रिसीव करेंगे। तो बच्चों ये आपकी जनरल एंट्री हो गई प्रीमियम की। अब डिस्काउंट आता नहीं है बाय द वे, फिर भी अगर क्वेश्चन में आ जाए तो D फॉर डिस्काउंट, D फॉर डेबिट। तो इशू करने में डिस्काउंट की एंट्री डेबिट होती है। तो जब डेबिट करेंगे तो ड्यू की एंट्री हो जाएगी। अगर हम अलॉटमेंट के साथ ही करना चाहते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट में 90 जाएगा, डिस्काउंट में 10 जाएगा और उसके बाद शेयर कैपिटल में आपका 100 रुपये जाएगा। जब हम लोग रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और उसमें 90 रुपये से रिसीव कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ये आपका प्रीमियम की एंट्री हो गई। अब अगर हम लोग बात करें कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस की, तो देखिए कॉल्स इन एरियर यानी बकाया याचना, जब शेयर होल्डर कंपनी के मांगने पर उसकी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसे हम लोग कॉल्स इन एरियर कहते हैं। तो सपोज आपको फर्स्ट और सेकंड कॉल का पेमेंट करना था लेकिन आप उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर पाए, तो जब आप पेमेंट नहीं कर पाते हो तो उसे कॉल्स इन एरियर कहते हैं। कॉल्स इन एरियर की वैसे जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपको ओपन करना है तो कॉल्स इन एरियर की जनरल एंट्री डेबिट साइड में होगी, जिसके साथ भी हो। तो आप ये समझ लीजिए कि जब बैंक वाली एंट्री होगी रिसीव वाली, तो बैंक के साथ डेबिट हम लोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अलॉटमेंट के साथ कॉल्स इन एरियर देखते हैं तो एंट्री हो जाएगी पहले ड्यू वाली तो फुल से हो जाएगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू कैपिटल मान लीजिए 100 रुपये की है, और उसके बाद जब हम रिसीव की एंट्री करेंगे और मान लीजिए कि 20 रुपये में रिसीव नहीं होता है तो बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से डेबिट साइड में कॉल्स इन एरियर की एंट्री हो जाएगी। और अगर हम लोग कॉल्स इन एडवांस की बात करें तो कॉल्स इन एडवांस की एंट्री बच्चों क्रेडिट साइड में होगी। इसी तरह हम लोग कॉल्स इन एडवांस अब ड्यू हो जाता है और उसके बाद हमें एडवांस जब रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। और अगर वो बाकी की कॉल्स में होता है तो कॉल्स में भी इसी तरह क्रेडिट हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री है। कॉल्स इन एरियर में कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 10% इंटरेस्ट आपसे कंपनी ले सकती है, लेकिन कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग आपको कॉल्स इन एडवांस पे मैक्सिमम 12% का इंटरेस्ट कंपनी दे सकती है। तो इस तरह से ये हमारे पहले क्वेश्चन का जवाब रहा। आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए और इसको बार बार रिपीट करके देखिए ताकि आप अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इसी तरह बच्चों हम लोग अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि अंशों का हरण क्या होता है फॉर फीचर ऑफ शेयर, तो देखिए जो आपने अभी कॉल्स इन एरियर की बात करी, तो जब कोई शेयर होल्डर कॉल्स इन एरियर का पेमेंट नहीं कर पाता है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी आपके पास एक नोटिस जारी करती है और आपको बताती है कि आप अपना जो है जो भी ड्यूज हैं उनको डिपॉजिट करें, अन्यथा आप कंपनी आपके शेयर को फॉरफिट कर लेगी।
इस तरह की 3 नोटिस निकालने के बाद भी जब कोई शेयर होल्डर अपने अंशों की बकाया राशि का भुगतान नहीं करता तो कंपनी क्या करती है, उनके शेयर को फॉरफिट कर लेती है और जो कंपनी को शेयर होल्डर ने पेमेंट किया है उस पर कंपनी का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉरफीचर होता है। अगर हम फॉरफीचर के संबंध में जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री हमारी, अगर हम लोग सम मूल्य पर यानी एट पार पे फॉरफीचर हुआ है तो हम लोग एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स अकाउंट या अलॉटमेंट अकाउंट। तो शेयर कैपिटल में बच्चों वो अमाउंट लिखा जाता है जो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू कॉल्ड अप अमाउंट, यानी कि जितने अंश आपके फॉरफिट किए गए हैं, हरण किए गए हैं, उसमें से जो पैसा मांगा गया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कैपिटल में चला जाएगा। फॉरफीचर में टू फॉरफीचर में वो अमाउंट जाएगा जो कंपनी ने आपका जब्त कर लिया है, और टू कॉल्स में या अलॉटमेंट, टू कॉल्स या अलॉटमेंट में वो अमाउंट आएगा जो आपने पेमेंट नहीं किया है। तो या अगर आपने कॉल अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है जितना तो अलॉटमेंट में आएगा, फर्स्ट कॉल का पेमेंट नहीं किया तो फर्स्ट कॉल में आएगा, सेकंड कॉल का पेमेंट नहीं किया तो सेकंड कॉल में आ जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें डिस्काउंट पर शेयर की तो डिस्काउंट वाली एंट्री आपकी क्रेडिट साइड में हो जाएगी, इशू करने में डेबिट होती है और फॉरफीचर करने में क्रेडिट होती है। तो उसके लिए एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल टू डिस्काउंट। इसी तरह अगर हम लोग प्रीमियम की बात करें, अगर प्रीमियम पर शेयर इशू है और अगर वो फॉरफीचर होता है तो फॉरफीचर की एंट्री हमारी, इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि प्रीमियम का 2 इफेक्ट होते हैं। पहला, अगर आपको प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल गया है तो उसकी कोई प्रीमियम की एंट्री नहीं होगी बच्चों, और अगर प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला है तो प्रीमियम की एंट्री भी डेबिट होगी। तो उसकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट कॉल टू सेकंड कॉल। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में अनपेड अमाउंट आएगा। ठीक है, अब जब ये शेयर फॉरफीचर कंपनी कर लेती है तो कंपनी का काम क्या होता है कि फॉरफीटेड करने के बाद अपने पास नहीं रखती है, इसे री इशू कर देती है, पुनर्निर्गमन कर देती है। तो पुनर्निर्गमन करने के लिए भी एंट्री होती है। अगर डिस्काउंट पे री इशू करता है तो बैंक अकाउंट डीआर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। बैंक अकाउंट में जितने का री इशू करता है, मान लीजिए कि 10 रुपए का शेयर 8 में री इशू करता है तो 8 रुपए आपका बैंक में चला जाएगा, और 2 रुपए डिस्काउंट हो गया तो फॉरफीचर में चला जाएगा और कैपिटल में 10 रुपए हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डीआर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल टू शेयर कैपिटल, तो ये री इशू की एंट्री हो जाएगी अगर डिस्काउंट पे है। और अगर ये री इशू प्रीमियम पे होता है तो बच्चों उसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में आपका अमाउंट जाएगा, मान लीजिए कि 10 का शेयर 12 में है तो 12 जाएगा और कैपिटल में 10 जाएगा, और प्रीमियम में आपका एक मिनट रुको जरा, रोक दो। अगर हम लोग री इशू की बात करते हैं तो री इशू प्रीमियम पे करते हैं तो बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बैंक में आपका जितने का री इशू हुआ है, मान लीजिए 12 का हुआ है तो 12 रुपए, टू शेयर कैपिटल में 10 रुपए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए। उसके बाद बच्चों जो लास्ट एंट्री हमारी होती है शेयर फॉरफीचर के प्रॉफिट को शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसको ध्यान देने की बात है कि इसमें अमाउंट कौन सा जाएगा। तो अमाउंट बच्चों जो री इशू करने से प्रॉफिट होता है कंपनी को वो इसमें जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी और बना देंगे एक क्वेश्चन के थ्रू, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अब
तो ये आपका जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि शेयर फॉरफीचर से आप क्या समझते हैं और शेयर फॉरफीचर किस प्रकार किया जाता है और उसके जनरल एंट्रियां कौन कौन सी होती हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों से आप क्या समझते हैं, ऋण पत्रों के प्रकार कितने होते हैं और ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन के संबंध में कौन सी जनरल एंट्रियां की जाती हैं। तो देखिए बच्चों, ऋण पत्र क्या होता है, डिवेंचर। जब शेयर जो होता है वो भी पैसे कलेक्ट करने का सोर्स है और डिवेंचर भी पैसे कलेक्ट करने का सोर्स है, लेकिन शेयर में उतने ही पैसे कंपनी कलेक्ट कर सकती है मैक्सिमम जितना उसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम के कैपिटल क्लास में आपको दिखाया गया है। उससे ज्यादा पैसे की अगर जरूरत पड़ती है तो कंपनी नहीं ले सकती है, तब कंपनी क्या करती है, पब्लिक से एज ए लोन लेती है। तो डिवेंचर के थ्रू पब्लिक से क्या लेती है, लोन। तो आप ये समझ लीजिए कि डिवेंचर की बात करें तो डिवेंचर कुछ नहीं है, एक प्रमाण पत्र है, एक सर्टिफिकेट है जो इस बात का प्रमाण है कि आपने इस टर्म एंड कंडीशन के साथ इतने रुपए इतने लोगों से उधार लिया है। और डिवेंचर एक ऋण पत्र, ऋण का प्रमाण है, लोन का प्रमाण आपने दे दिया और उस पे क्या होता है कि एक फिक्स रेट से आपको इंटरेस्ट देना होता है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। तो डिवेंचर की अगर हम लोग बात करें तो डिवेंचर आपको समझ में आ गया होगा, ऋण की स्वीकृति के बदले में जो एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है उसी को हम लोग डिवेंचर को बोलते हैं। अगर हम लोग डिवेंचर के प्रकार की बात करें कि डिवेंचर कितने प्रकार के होते हैं, तो डिवेंचर बहुत तरह के होते हैं। तो उनमें हम लोग बात करते हैं कि पहला होता है रजिस्टर्ड डिवेंचर। रजिस्टर्ड डिवेंचर वह डिवेंचर होता है जो कंपनी के रजिस्टर में, डिवेंचर होल्डर के रजिस्टर में उसका नाम लिख दिया जाता है और उसी के नाम से इशू किया जाता है, तो उसे रजिस्टर्ड डिवेंचर बोलते हैं। एक होता है बियरर यानी धारक। तो धारक में क्या होता है कि जिसके पास सर्टिफिकेट होता है वो उसी को पेमेंट कंपनी कर देती है, किसी को भी आप दे सकते हैं तो वो उसी के नाम से हो जाता है। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक होता है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल यानी परिवर्तनीय डिवेंचर और अपरिवर्तनीय डिवेंचर। परिवर्तनीय ऋण पत्र वो ऋण पत्र होते हैं जिनको शेयर में कन्वर्ट कराया जा सकता है और अपरिवर्तनीय वो होते हैं जिनको शेयर में कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता है। उसके बाद हम लोग बात करें शोधनीय और अशोधनीय। या शोधनीय का मतलब क्या होता है, पेमेंट, यानी कि कंपनी के जीवन काल के पहले ही कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने डिवेंचर होल्डर्स का पूरा लोन पेमेंट अगर चुका देते हैं, चुकाने की शर्तों पर होता है तो उसे रिडीमेबल बोलते हैं। और उसे चुकाने का वादा नहीं होता है, जब कंपनी का समापन होता है तो उसे इररिडीमेबल डिवेंचर के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसके बाद अगर हम लोग और बात करें तो कुछ और टाइप के भी हैं। तो डिवेंचर आपके ऋण पत्रों के निर्गमन और शोधन। तो देखो बच्चों, निर्गमन जो इशू होता है वो बिल्कुल शेयर की तरह ही होता है। शेयर बस उसकी जगह पर, शेयर कैपिटल की जगह पर परसेंटेज डिवेंचर हम लोग लिख देते हैं। जैसे पैसे रिसीव करने के लिए बैंक अकाउंट दिया तो 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू डिवेंचर अकाउंट। तो मीन्स क्या है कि जहां जहां शेयर है वहां वहां डिवेंचर लिख देता है। लेकिन कभी कभी क्या कहते हैं कि डिवेंचर का निर्गमन शोधन की शर्तों पर। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी जब डिवेंचर को इशू करती है तभी बता देती है कि इसका पेमेंट हम किस तरह से करेंगे। तो इसकी बच्चों 6 कंडीशन होती हैं। उन 6 कंडीशन में आपको अलग अलग जनरल एंट्रियां होती हैं। उन जनरल एंट्रियों को यहाँ पर समझने की जरूरत है। तो वो कौन कौन सी जनरल एंट्री होती हैं आपकी बुक में है, हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। इन शॉर्ट हम लोग बता दे रहे हैं कि देखिए जनरल एंट्री, जनरली डिवेंचर इशू 3 तरीके से किए जा सकते हैं। इशू एट पार यानी सम मूल्य पर निर्गमन, इसका मतलब 100 रुपए का डिवेंचर है, 100 रुपए का इशू किया। इशू एट डिस्काउंट यानी डिस्काउंट पर इशू, 100 रुपए का डिवेंचर 90 रुपए में इशू किया। इशू एट प्रीमियम यानी 100 का डिवेंचर 110 पे इशू करना,
ठीक है, तो ये तो हो गया इशू। अब अगर हम लोग रिडम्पशन की बात करें तो रिडम्पशन में भी हमारे पास दो कंडीशन हो जाती हैं। लेकिन अब देखिए, डिस्काउंट पर इशू तो किया जा सकता है, लेकिन क्या कोई डिबेंचर होल्डर ये चाहेगा कि उसका पेमेंट भी डिस्काउंट पे हो? यानी अगर उस पे 100 रुपए लिखा है तो क्या डिबेंचर होल्डर चाहेगा कि उसे 90 रुपए मिले? नहीं, तो पेमेंट डिस्काउंट पे नहीं होता है। तो आपकी केवल इशू एट पार और इशू एट प्रीमियम दो की एंट्री होती है, और उसके 2-3 पार्ट हो जाते हैं। तो जैसे सम मूल्य पर निर्गमन, सम मूल्य पर शोधन, सम मूल्य पर निर्गमन, प्रीमियम पर शोधन, सम मूल्य। इसी तरह आपका जो दूसरी कंडीशन है, आपका जो प्रीमियम पर इशू किया जाता है, तो प्रीमियम पर इशू, सम मूल्य पर शोधन, प्रीमियम पर इशू और प्रीमियम पर शोधन। ठीक, तो इस तरह से कुछ 6 कंडीशंस होती हैं। तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे और उसको आपको ध्यान रखना है। तो ये डिवेंचर का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये हर साल शेयर और डिवेंचर से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि डिवेंचर के शोधन की विधियां कौन कौन सी हैं, किन किन मेथड से डिवेंचर का पेमेंट किया जा सकता है, तो प्यारे बच्चों, डिवेंचर का पेमेंट आप जानते हैं सबसे पहले तो हम लोग लमसम मेथड से कर सकते हैं। लमसम मीन्स एक मुश्त इकट्ठा पेमेंट करके। उसके बाद इंस्टॉलमेंट मेथड से कर सकते हैं, किस्तों द्वारा हम लोग भुगतान कर सकते हैं। तीसरी चीज, हम लोग नए शेयर इशू करके डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जो है ओपन मार्केट में अपने डिवेंचर को परचेस करके हम लोग डिवेंचर का पेमेंट कर सकते हैं। तो ओपन मार्केट में जब परचेस करते हैं तो डिवेंचर को कंपनी एज ए इन्वेस्टमेंट या तो रख लेती है या इमीडिएट कैंसिलेशन कर देती है। तो इस तरह से हम लोग डिवेंचर का पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा डिवेंचर का पेमेंट सिंकिंग फंड के द्वारा भी कर सकते हैं। अब ये सिंकिंग फंड के लिए एक एन्युटी टेबल होती है, उस टेबल के आधार पे सपोज इसको आप ऐसे देख सकते हैं, रियल लाइफ में आपको किसी को 10 लाख रुपए पेमेंट करना है 10 साल बाद, तो अब उस पेमेंट की या तो हम पहले से व्यवस्था कर लें तो 10 साल बाद 10 लाख रुपए हमें देने में दिक्कत नहीं होगी। हर साल अगर हम लोग 60-70 हज़ार रुपए बचाएं तो वो विथ इंटरेस्ट री इन्वेस्ट करते करते आराम से 10 लाख रुपए 10 साल बाद हम वहीं से निकाल करके पेमेंट कर देंगे। बट अगर 10 साल बाद डायरेक्ट अपने बिजनेस से हम लोग 10 लाख रुपए पेमेंट करते हैं तो उस पर एडवर्स इफेक्ट बिजनेस पे पड़ सकता है। तो उसके लिए एक सिंकिंग फंड या हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं और हर साल उसमें एक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद साल के अंत में उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसको री इन्वेस्ट करते हैं। इसी तरह करते रहते हैं और जब पेमेंट का टाइम आता है तो हम लोग पेमेंट कर देते हैं। तो अब महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करें तो हमारे पास अगला 5वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुडविल से आप क्या समझते हैं, यानी कि ख्याति क्या होती है, ख्याति का नेचर क्या होता है, इसके मूल्यांकन की जरूरत क्यों पड़ती है और ख्याति के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। तो प्यारे बच्चों, गुडविल कुछ नहीं है। गुडविल क्या है? फेम है, प्रसिद्धि है। जब हम एक्स्ट्रा अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस है, जब हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सही रेट पर चीजें देते हैं, सही क्वालिटी पे हम सामान बेचते हैं, तो कस्टमर के प्रति हमारा ट्रस्ट बढ़ जाता है और उसी ट्रस्ट की वजह से हमारे पास रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ऐसी जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को हम लोग गुडविल के नाम से जानते हैं। अगर गुडविल की बात हम करें तो नेचर क्या होता है, तो बच्चों इसका नेचर होता है कैट नेचर गुडविल, रैट नेचर गुडविल और डॉग नेचर गुडविल। कुत्ते की स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। अगर हम लोग कुत्ते के स्वभाव की बात करें तो कुत्ता जो है मालिक के प्रति वफादार होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मालिक जहां जहां जाता है कुत्ता उसके पीछे पीछे वहां चला जाता है। तो जो डॉग नेचर गुडविल होती है वो व्यक्ति विशेष की गुडविल होती है, व्यक्ति विशेष की गुडविल होती है। यानी कि अगर हमारा कोई प्रतिष्ठान कहीं पे है
और अगर हम उसको वहां से उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे कस्टमर हमारे पीछे पीछे चले आएंगे। तो ये डॉग नेचर की गुडविल होती है। इसी तरह कैट नेचर की गुडविल, देखिए बच्चों, कैट को मालिक से प्रेम नहीं होता है, उसको जगह से प्रेम होता है। तो कुछ गुडविल ऐसी होती है जो जगह से रिलेटेड होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मलवा के पेड़े, आगरा का पेठा, अलीगढ़ का ताला, तो कुछ जगह के आधार पे फेमस है। तो जैसे कि डॉग कैट का नेचर होता है कि वो जिस घर में रहती है अपना जगह नहीं बदलती है, मालिक बदल जाने पर भी, मालिक बदल जाएगा तब भी वो उसी घर में रहेगी। तो इसी तरह ये जो गुडविल कैट नेचर की गुडविल है, इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद अगर हम लोग रैट नेचर की बात करें तो रैट का जो नेचर होता है वो आसपास ही भुदकता रहता है। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी होते हैं कि उनको ना तो व्यक्ति से मतलब होता है ना जगह से मतलब होता है, उनको जहां उनकी जरूरत की चीज़ें मिलती हैं थोड़ा मोल भाव किया और ले लेते हैं चीज़ें। तो इस तरह से आपके रैट नेचर की गुडविल हो गई। अगर हम लोग बात करें कि गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता कब पड़ती है बच्चों, तो जब कभी भी पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, कोई डेथ हो जाती है या कंपनी या फर्म समाप्त हो जाती है, तो हमें गुडविल की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से अगर गुडविल मूल्यांकन की हम लोग विधियों की बात करें कि कौन कौन सी विधियां हैं जिसके द्वारा आप गुडविल का मूल्यांकन कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग गुडविल के मूल्यांकन की 4 विधियों का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहली विधि है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि एवरेज प्रॉफिट मेथड। औसत लाभ विधि 2 कैटेगरी में बढ़ जाती है, एक होती है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है, अगर उसके हम फार्मूले की बात करें तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो जो औसत लाभ है उसमें क्रय के वर्षों का हम लोग गुणा कर सकते हैं। अब औसत लाभ क्या होता है, तो मान लीजिए 4 साल का प्रॉफिट दिया है तो चारों को जोड़कर 4 से डिवाइड कर देंगे तो औसत प्रॉफिट आ जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ ईयर 2 से 5 तक लिखा रहता है, तो जो क्वेश्चन में लिखा हो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी। तो ये तो रहा आपका सिंपल मेथड से। अगर हम लोग वेटेड एवरेज की बात करें तो हर ईयर के प्रॉफिट को एक वेट दे देते हैं। जनरली जैसे 2005 से लेके 10 तक का प्रॉफिट है तो 2005 के प्रॉफिट को हमने 1 दे दिया वेट, और 2006 को 2, 2007 को 3, 2008 को 4, 2009 को 5 और 2010 को 6। और इसमें हम लोग प्रॉफिट से वेट का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो प्रॉफिट का वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाता है प्रोडक्ट। अब उस प्रोडक्ट को टोटल कर लेते हैं तो वो हो जाता है सिग्मा प्रोडक्ट, और सिग्मा प्रोडक्ट से हम लोग सिग्मा डब्ल्यू यानी वेट का डिवाइड कर देते हैं और उसमें नंबर ऑफ ईयर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो बच्चों हम लोगों की गुडविल आपकी निकल आती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अगर हम लोग दूसरे टाइप की बात करें सुपर प्रॉफिट मेथड, तो दूसरा है अधिलाभ विधि यानी सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं और उसमें नंबर ऑफ ईयर का गुणा कर देते हैं। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है, तो सुपर प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट 1 साल का दिया हो तो जो प्रॉफिट है वही एवरेज हो जाएगा। 4 साल का प्रॉफिट दिया है, 4 को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और उसमें हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है कि सेम तरह का बिजनेस करने पे जनरली कितना प्रॉफिट होता है। सपोज कि आपने 2 लाख रुपए लगाया कपड़े के व्यापार में और उस पर 20% का जनरली प्रॉफिट होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख इंटू 20/100, तो ये जो निकल के आएगा ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और आपका जो एवरेज रियल प्रॉफिट आया है तो एक्चुअल प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को हम लोग माइनस कर देंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट में नंबर ऑफ ईयर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी सुपर प्रॉफिट से गुडविल आ जाएगी। अगर हम लोग तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरे टाइप की गुडविल आपकी है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो इस पूंजीकरण विधि में 2 तरह से गुडविल निकाली जाती है, एक कैपिटलाइज वैल्यू के थ्रू और एक सुपर प्रॉफिट के थ्रू। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म पहले निकालना होता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है,
तो प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट होता है उसमें इंटू 100 कर देते हैं और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी ब्याज सामान्य दर से भाग दे देते हैं। तो जो वैल्यू निकल के आती है वो कैपिटलाइज वैल्यू आती है। उस कैपिटलाइज वैल्यू से अगर हम लोग कैपिटल इम्प्लाइड को माइनस कर दें या सॉरी नेट कैपिटल को माइनस कर दें तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर हम लोग सुपर प्रॉफिट के बेस की बात करें तो सुपर प्रॉफिट के आधार पे गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड से निकलती है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह से आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल आ गई। उसके बाद जो चौथा और अंतिम टाइप है वो है एन्युटी मेथड, वार्षिकी विधि। तो वार्षिकी विधि भी बहुत आसान है। उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी रेट। सुपर प्रॉफिट में हम लोग एन्युटी रेट का, अगर एन्युटी रेट 1 रुपए से ज्यादा है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और अगर एन्युटी रेट 1 रुपए से कम है तो डिवाइड करते हैं सुपर प्रॉफिट में। तो इस तरह से हम लोगों की गुडविल आ जाती है। अब ये एन्युटी रेट क्या होता है, तो एन्युटी रेट एक टेबल होती है जिसमें अगर आप 1 रुपए को कुछ समय में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद आपको कितना मिलेगा। तो जनरली जो है एन्युटी रेट क्वेश्चन में दिया रहता है, इस तरह दिया रहता है 0.67452 ऐसे लिखा रहता है या फिर 2.53 ऐसे लिखा रहता है। तो याद रखिएगा कि अगर 1 रुपए से कम है तो डिवाइड करेंगे और 1 रुपए से ज्यादा है तो मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपका गुडविल का पार्ट हो गया। इसी तरह अंशों के मूल्यांकन की जरूरत कब पड़ती है, तो देखिए अंशों के मूल्यांकन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब कंपनी का अमलगमेशन हो, यानी कंपनी एक हो जाए, एब्जॉर्प्शन हो, कंपनी का रिकॉन्स्ट्रक्शन हो, तब हमें अंशों के मूल्यांकन की जरूरत होती है। कहने का मतलब होता है जब हमें अपने शेयर को बेचना हो, ठीक है, तो इस तरह पे अंशों के मूल्यांकन की जरूरत होती है। अंशों के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अंशों के मूल्यांकन की 3 जनरली विधियां हैं, एक संपत्ति वैल्यूएशन विधि और आय मूल्यांकन विधि और उचित मूल्यांकन विधि। तो संपत्ति मूल्यांकन में क्या करते हैं, हम लोग नेट एसेट्स में से नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर देते हैं तो आपका संपत्ति मूल्यांकन से आ जाता है। इसी तरह अगर हम लोग आय मूल्यांकन की बात करें तो 2 तरह से होता है, आय के आधार पर और डिविडेंड के आधार पे। तो उस पर हम लोग सबसे पहले निकालते हैं शेयर होल्डर का प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो उसमें हम लोग एक एक्सपेक्टेड रेट निकालते हैं, तो अगर हम लोग एक्सपेक्टेड रेट की बात करें तो एक्सपेक्टेड रेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर इंटू 100 अपॉन पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो इस तरह से हमारा एक्सपेक्टेड रेट आ जाता है। और एक्सपेक्टेड रेट के बाद अगर हम लोग वैल्यू ऑफ शेयर की बात करें तो एक्सपेक्टेड रेट इंटू पेड अप वैल्यू ऑफ 1 शेयर अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो इस तरह हम लोग कर देते हैं तो ये वैल्यू ऑफ शेयर की वैल्यू आ जाती है। इसी तरह हम लोग फेयर वैल्यू की बात करें तो फेयर वैल्यू मेथड जो होता है उसे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह फेयर वैल्यू मेथड से आ जाता है। तो हम लोगों को तीनों मेथड को अच्छे से समझ लेना है। हो सकता है एग्जाम में कोई एक मेथड आ जाए या हो सकता है कि सारे मेथड को आपसे पूछ लिया जाए कि अंशों के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करते हैं अमलगमेशन ऑफ कंपनी। तो एकीकरण की बात करते हैं। तो एकीकरण में हम लोग क्या देखते हैं कि जब 2 सेम तरह का काम करने वाली कंपनियां समाप्त होकर के एक नए नाम से नई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो उसे हम लोग अमलगमेशन कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि एक एक्स लिमिटेड है और एक वाई लिमिटेड है और दोनों पेंट बनाती हैं। अब एक्स लिमिटेड भी पेंट बनाती है और वाई लिमिटेड भी पेंट बनाती है। आपस में कंपटीशन को कम करने के लिए, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए, मैनेजमेंट पावर इंप्रूव करने के लिए और हैंड्स को बढ़ाने के उद्देश्य से हम लोग क्या करते हैं, उस आपस में मिलाकर एक नई कंपनी एक्स वाई लिमिटेड कंपनी बना देते हैं बच्चों। तो इसे हम लोग एकीकरण कहते हैं। तो एकीकरण के बारे में आपको पता होगा कि 2 तरह से एकीकरण होता है, एकीकरण इन द नेचर ऑफ मर्जर और एकीकरण इन द नेचर ऑफ परचेज।
यानी कि मर्जर के आधार पे एकीकरण और क्रय के आधार पे एकीकरण। तो बच्चों इसकी 5 कंडीशन है। अगर वो पांचों कंडीशन कोई भी सेटिस्फाइड करती कंपनी तो वो बन जाता है इन द नेचर ऑफ मर्जर, और अगर उसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करती है तो वो बन जाता है इन द नेचर ऑफ परचेज। अगर हम लोग इसके लाभ हानि की बात करें तो इसको आप लोग थ्योरी है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है। तो अगर हम लोग लाभ हानि की बात करें तो भाई देखिए सबसे बड़ा क्या होता है कि कंपटीशन को, दोनों मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन होता है, दोनों अच्छी कंपनियां हैं, दोनों में ही कंपटीशन है। तो उस कंपटीशन को कम करने के लिए, तो कंपटीशन को कम करने के लिए अब जब कंपटीशन कम हो जाता है साथ में कैपिटल बढ़ जाती है, मैनेजमेंट के लिए स्किल्ड लोग दोनों कंपनी के साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो इससे कंपनी का मार्केट में वर्चस्व शामिल हो जाता है और जो उनको प्रॉफिट कम हो रहा था वो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। इसी तरह अगर हम इसमें लॉस की बात करें तो कुछ लॉस भी होते हैं, जैसे जब दो कंपनियां मिल जाती हैं तो मैनेज हो सकता है, आपस में दोनों के बीच में टकरार आ सकते हैं, पूंजी की अधिकता हो सकती है। तो इस तरह की कुछ कमियां भी हैं जो आपको अमलगेशन में देखने को मिलेगी। इसी तरह हम लोग सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी की बात करते हैं। तो सूत्रधारी कंपनी यानी कि होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जब कोई एक प्राइवेट कंपनी दूसरी प्राइवेट कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर खरीद लेती है तो उसकी कंट्रोलिंग हो जाती है, तो वो जो है होल्डिंग कंपनी होती है, और जिसके शेयर को खरीदती है वो उसकी सब्सिडरी यानी सहायक कंपनी होती है। जब दोनों कंपनियां आपस एक दूसरे, एक होल्डिंग और सब्सिडरी होती है, तो दोनों कंपनी की अपनी बैलेंस शीट होती है और दोनों की एसेट्स एंड लायबिलिटीज होती हैं। तो दोनों की एसेट्स एंड लायबिलिटीज को मिलाकर बच्चों सम्मिलित यानी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाई जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात की, और बच्चों ये जो क्वेश्चन हमने आपको दिए हैं आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, 2-4 बार रिपीट कर लीजिए। अगर कोई क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करिए, आपको अच्छा रिप्लाई मिलेगा। और अगर किसी टॉपिक पर सेपरेट वीडियो चाहिए तो उसे भी कमेंट करिए, कोशिश करेंगे कि आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें। थैंक यू वेरी मच।